ये मूवमेंट जो है वो हमें बताता है कि चाइना कितने सालों तक सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागता रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता रहा और बड़ी बिल्डिंग्स बनाता रहा, ज्यादा बिल्डिंग्स बनाता रहा, पर उनका पर्पस जो था वो चाइना को मालूम ही नहीं। और अब चाइना अलग अलग तरीके से काम करना चाहता है। चाइना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे दूसरे जो डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस है उन इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है ताकि अपने देश के लोगों की जिंदगी को और काम को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। अगले 10 सालों में चाइना अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बदलना चाहता है कि उसकी ग्रोथ का जो मेन ड्राइवर हो वो उसकी हाउस होल्ड कंजम्पशन हो, उसके खुद के घर के लोग हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों साल 2021 में चाइना के कुनमिंग शहर में 12 हाई राइज बिल्डिंग्स जो $150 मिलियन की लागत से बनी थी उन्हें एक ही झटके के अंदर गिरा दिया गया था। वो बिल्डिंग्स जो थी वो स्ट्रक्चरली एकदम ठीक थी, उनके अंदर कुछ भी ऐसा अनसेफ नहीं था, पर फिर भी उनको गिरा दिया गया था। ऐसा कहा गया कि वो चाइना के 5% जीडीपी टारगेट के रास्ते में आ रही थी। मतलब सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उनके ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं, अब उन्हें हटाना पड़ेगा। ये मूवमेंट जो है वो हमें बताता है कि चाइना कितने सालों तक सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागता रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता रहा और बड़ी बिल्डिंग्स बनाता रहा, ज्यादा बिल्डिंग्स बनाता रहा, पर उनका पर्पस जो था वो चाइना को मालूम ही नहीं था। बस वो बिल्डिंग्स बनाने पर या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि इनका पर्पस जो है वो बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब वो मॉडल अपनी लिमिट पर आ चुका है और अब चाइना अलग अलग तरीके से काम करना चाहता है। चाइना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे दूसरे जो डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस है उन इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है ताकि अपने देश के लोगों की जिंदगी को और काम को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। लेकिन दोस्तों असल में चाइना का प्लान क्या है? कैसे चाइना दुनिया की रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट के अंदर शामिल होना चाहता है और क्या चाइना सच में उस लिस्ट के अंदर शामिल हो पाएगा या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो चाइना को फेस करनी पड़ेंगी? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों 2025 से 2035 के बीच चाइना 5% एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर ये सच हुआ तो 2020 के मुकाबले चाइना का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब 2035 तक बीजिंग जो है वो अमीर कंट्रीज के ग्रुप में शामिल भी हो जाएगा। ये चाइना का सपना है जो एक सदी पुराना है, 100 सालों से भी ज्यादा, या कह लो कि इंडिपेंडेंस के बाद तो खास तौर पर चाइना जो है वो सपना देखता हुआ आया है। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है या जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो हमेशा प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होती है। आप एक हाईवे बना सकते हो, आप उस हाईवे को दोबारा तोड़ सकते हो, फिर उस हाईवे को दोबारा बना सकते हो, आप बार बार ऐसा रिपीट कर सकते हो और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काउंट होगा। यानी कि भले ही आप एक ही सड़क को, एक ही बिल्डिंग को तोड़कर बार बार बना रहे हो, फिर भी वो आपकी जीडीपी की ग्रोथ के अंदर काउंट होगा, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर काउंट होगा। कंस्ट्रक्शन हो या डिस्ट्रक्शन हो, जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही जीडीपी की असली डेफिनेशन है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे कंस्ट्रक्शन की हो या डिस्ट्रक्शन की हो वो जीडीपी के अंदर काउंट होती ही होती है। वो क्योंकि जीडीपी जो है वो सिर्फ पैसा गिनती है। ये लूप होल सिर्फ चाइना का नहीं है, लेकिन वहां के लोकल ऑफिशियल इसे अपनी जीडीपी टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। लंबे समय से चाइना जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से कभी कभी परफेक्टली जो ठीक बिल्डिंग होती हैं उन्हें भी हमने टूटता हुआ चाइना के अंदर देखा है, हाईवेज को दोबारा बनते हुए चाइना के अंदर हमने देखा है। लेकिन आखिर में ये सब प्रोडक्टिव ग्रोथ तो नहीं है, ये असली नहीं है, ये और ये लोग जो है वो इससे लंबी रेस का जो है फायदा वो नहीं उठा पाएंगे। अब दोस्तों अब जो चाइना है वो 5% की जो जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है। अब चाइना की इकोनॉमी जो है वो मैच्योर भी हो रही है, तो वक्त आ गया है कि वो अब आगे बढ़े और नए नए तरीकों से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने का काम करे। और इसके साथ ही चाइना आगे बढ़े और अपनी ग्रोथ के लिए चाइनीज कंज्यूमर्स पर डिपेंड करे। अभी चाइना जो है वो ज्यादा एक्सपोर्टर्स पर डिपेंडेंट है, ना कि अपने कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट है। अगले 10 सालों में चाइना अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बदलना चाहता है कि उसकी ग्रोथ का जो मेन ड्राइवर हो वो उसकी हाउस होल्ड कंजम्पशन हो, उसके खुद के घर के लोग हो, ना कि गवर्नमेंट हो, ना फिर स्टेट इन्वेस्टमेंट हो, ना फिर एक्सपोर्टर हो। लेकिन प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल से कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पर जाना एक हाई इनकम कंट्री बनने के लिए सबसे मुश्किल फेस होता है। और इससे बनने के लिए मतलब आप मशीन तो बना लोगे, पर मशीन को लोगों को चलाने का तरीका जो है वो आपको सिखाना पड़ेगा। और 2023 में चाइना का जो जीडीपी पर कैपिटा था दोस्तों वो लगभग $12,500 था, जो वर्ल्ड बैंक के हाई इनकम कंट्री से थोड़ा सा कम है। अगर वर्ल्ड बैंक की हाई इनकम कंट्रीज का डाटा हम देखें तो वो लगभग
$13,800 पर कैपिटा अगर कोई कंट्री के अंदर है जीडीपी पर कैपिटा, तो उसको हम हाई इनकम कंट्री के अंदर काउंट कर लेते हैं। चाइना का कितना है? चाइना का है $12,600 पर कैपिटा, यानी कि थोड़ा सा ही टारगेट बचा है। चाइना इसको अचीव कर लेगा तो वो हाई इनकम कंट्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये लिमिट भी अब बढ़ने वाली है। अब ये लिमिट जो है वो बढ़कर लगभग $15,700 तक जा सकती है, या उससे भी बढ़कर ये आने वाले समय में 2035 तक $18,200 तक हो सकती है। यानी कि चाइना को अपनी जीडीपी पर कैपिटा को हाई इनकम कंट्रीज के अंदर काउंट करवाने के लिए और भी बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो भी करनी है। अगर चाइना अपना 5% जीडीपी का टारगेट या ग्रोथ रेट का टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो वो सिर्फ रिच क्लब कंट्री के अंदर शामिल नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि चाइना मिडिल इनकम ट्रैप में भी फंस जाए, और उस मिडिल इनकम ट्रैप से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हमने कई सारी कंट्रीज के एग्जांपल में ऐसी चीजें देखी हैं। फिर भी सिर्फ जीडीपी की असली दौलत का पूरा हिसाब नहीं, क्योंकि जीडीपी जो है वो किसी भी कंट्री की असली दौलत का हिसाब नहीं देता है। किसी भी कंट्री की असली दौलत, असली इनकम जो है वो उसकी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बनाना, बेचना और पैसा मार्केट में घुमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चाइनीज ऑफिशियल जो है वो दोस्तों वो पिछले काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट से कंज्यूमर स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। चाइना मार्केट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ के लगभग चाइना के अंदर लोग हैं। उनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बराबर, उससे भी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन को जो है काफी ज्यादा कम है चाइना के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब उसको बढ़ावा देना जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली अमेरिका के टैरिफ लगने के बाद या ट्रेड वॉर के शुरू होने के बाद। देखो अब तक चाइना ने अपनी ग्रोथ एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करके चलाई है, लेकिन आप कितना ही बनाओगे, कितना ही बेचोगे, उसकी भी तो कोई लिमिट होती है। जर्मनी, इंडिया, जापान, वियतनाम, एशियान, ये सभी कंट्री जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा रही है, अपनी सेल्स जो है वो बढ़ा रही है। और जब जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एडवांस्ड इकोनॉमीज अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स लगा देती है। और साथ ही चाइना से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब कोशिश भी की जा रही है, यानी कि चाइना अब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन अब थोड़ा पीछे हट रहा है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो चाइना को ही होने वाला है। ये ट्रेंड 5% जीडीपी ग्रोथ अचीव करने के लिए और भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देता है। और अब ये जिम्मेदारी चाइनीज कंज्यूमर पर आ गई है कि वो अपना खर्चा बढ़ाए, वो ज्यादा खर्चा करे। लेकिन अभी तक बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर सिर्फ 39% चाइना के जीडीपी के ओवरऑल हाउस होल्ड कंजम्पशन से आता है। ये बहुत कम है। एक्चुअली ये किसी भी बड़ी इकोनॉमी से, किसी भी बड़ी कंट्री से काफी कम है। चलिए हम एक डाटा देखते हैं, उस डाटा से आपको समझ में आएगा कि चाइना, देखिए ये है टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कई सारी कंट्रीज का ये डाटा है कि कितने परसेंटेज अपनी जीडीपी को वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के अंदर खर्च करते हैं, उनकी जीडीपी का कितना हिस्सा आम लोगों के खरीदारी करने से आता है। इसमें आपको चाइना का नाम नहीं दिखाई देगा, यानी कि चाइना पहले 10 में भी नहीं है, पहले 15 के अंदर भी नहीं है। यूएसए में कंजम्पशन जीडीपी का 68% है, ब्रिटेन में 62% है, ब्राजील में 63% है, साउथ अफ्रीका में 67% है, जापान में 53% है। हाउस होल्ड कंजम्पशन का मतलब है कि इकोनॉमी कितनी कंज्यूमर स्पेंडिंग से चल रही है। दुनिया भर में ये एवरेज जो है वो 60 से या 50 से 70% के बीच में रहती है, लेकिन चाइना पहले 15 कंट्रीज के भी अंदर नहीं आता है, बल्कि वो बॉटम पर आता है। इसका रीजन है कि एवरेज चाइनीज घर के लोग जो है वो अपनी इनकम का मात्र 30% के बराबर ही खर्च करने का काम करते हैं, और बचा हुआ पैसा जो है वो सेव करते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर जो सेविंग रेट है वो बिल्कुल कम है, सिर्फ 9% लोग ही सेविंग करते हैं, या अपनी ओवरऑल इनकम का ज्यादा से ज्यादा 9% ही वो बचा पाते हैं। चाइना में इतनी ज्यादा सेविंग्स की आखिरकार वजह क्या है? वजह है उनका कल्चर और उनकी हिस्ट्री। कई सालों की मुश्किलें झेलने के बाद जब आखिरकार चाइना के लोगों को आजादी मिली तो उनके दिमाग में एक तरीके की सावधानी जो है वो बैठ गई। ये जज्बा जो था सावधानी का वो उनके दिल के अंदर घर कर गया, इसलिए सेविंग्स उनके लिए सिर्फ आदत नहीं है, एक इंस्टिंक्ट बन चुकी है। जहां ज्यादा खर्चा करना, जैसे कि अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहीं बहुत कम खर्चा करना भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। अगर किसी देश के अंदर लोग बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे तब भी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कम खर्चा करेंगे तब भी प्रॉब्लमेटिक है। चाइना में कंज्यूमरिज्म जो है दोस्तों, एक और डाटा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 वाला, उसके बाद चाइना में कंज्यूमरिज्म लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा गिर गया था। लॉकडाउन के बाद अभी तक वो पूरी तरीके से रिकवरी नहीं कर पाया है। 2022 के एंड में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम था चाइना के अंदर, और लोग पहले से ज्यादा पैसा बचाने लगे थे। लेकिन इसके अलावा चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट की इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सेविंग्स मोस्टली बैंक डिपॉजिट और दूसरे फाइनेंशियल एसेट में जाती रही, ना कि नए घर खरीदने के अंदर जाती रही। तो बेसिकली
चाइनीज घर के पास सेविंग्स है और अच्छी जॉब्स भी है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने खर्च करना जो है वो कम कर दिया है, लगभग बंद कर दिया है। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर लगता है कि आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से चाइना एक बिल्कुल अलग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, जो किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब जब अमेरिका पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, तो चाइना के अंदर जो प्राइसेस है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। देखिए, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि चाइना के अंदर प्राइसेस जो है वो अभी तक डिक्लाइन होते हुए आ रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज इन्फ्लेशन से जूझ रही हैं, चाइना जो है वो कम प्राइसेस से जूझ रहा है। पिछले 2 सालों में, पिछले 18 महीने लगातार प्राइसेस जो है वो चाइना के अंदर गिरे हैं। पहले तो ये अच्छा लग सकता है कि प्राइसेस कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन अगर डिफ्लेशन लंबा चले तो इन्फ्लेशन से ये ज्यादा नुकसान कर सकता है। जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस और गिरेंगे तो वो अपना खर्चा और भी ज्यादा कम कर देते हैं, ये सोचकर के आने वाले समय में प्राइस और कम हो जाएगा, तब वो उस चीज को खरीद लेंगे। आखिर में इकोनॉमी की स्पीड रुक जाती है, जिससे नौकरियां चली जाती हैं, जिससे कंपनीज बंद होने लग जाती हैं। साथ ही डेट चुकाना भी और ज्यादा, कर्ज चुकाना भी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब खर्चा कम होता है तो बिजनेस मुश्किल के अंदर आ जाते हैं, लोगों की नौकरी चली जाती है और इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाती है, इकोनॉमी का साइज छोटा होने लग जाता है, जो एक ऐसी साइकिल बनाती है जिसे फिक्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाइना को इस सिचुएशन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बड़ी कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए चाइना ने कुछ सारे कदम भी उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई एक्शन प्लान नहीं बताया, ऐसा नहीं है कि चाइना को इसके बारे में पता नहीं है और हमें इसके बारे में पता है। चाइना को अपने बारे में हमसे ज्यादा ही नॉलेज होगी। इसलिए चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ईयरली रिपोर्ट के अंदर 3 तरीके बताए थे जिसके थ्रू चाइना अपनी कंज्यूमरिज्म को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि उन लोगों को ज्यादा पैसा दो जो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, और वो लोग जो ज्यादा पैसा बचाते हैं उनको एनकरेज करो कि वो और ज्यादा पैसा खर्च करें, और ना कि वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। और पैसा उन लोगों को दो जो कि कंज्यूमरिज्म करने का ज्यादा स्कोप रखते हैं। इस प्लान के तहत चाइना ने लोकल मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए, हेल्थ केयर सब्सिडीज और पेंशन बढ़ा दिए, पेड लीव इंप्रूव कर दिए, चाइल्ड रिलीफ मेजर्स दे दिए, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करना चाइना ने शुरू कर दिया, और वर्कर्स को ज्यादा छुट्टियां देना चाइना ने शुरू कर दिया, और उनको यह भी प्रॉमिस किया कि फ्यूचर के अंदर आपकी इनकम, आपकी वेजेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। इस सब को हम बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। चाइना की ओवरऑल जीडीपी के लगभग 2% चाइना की सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया है। चाइना क्लियरली ये सोच रहा है कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग की ही उसे हाई इनकम कंट्रीज के अंदर लेकर जा सकती है। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम और भी है। चाइना शायद अपनी उम्र की वजह से भी अमीर नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाइना की जो एज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना के अंदर एजिंग की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। देखिए, अगर हम बर्थ रेट चाइना के अंदर अभी भी अगर 1.0 रहा, यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी होने के बाद चाइना के अंदर लोग जो थे वो एक ही बच्चा पैदा करते थे, अगर अभी भी बर्थ रेट 1.0 ही रहता है तो साल 2100 जो साल आने वाला है, अगली शताब्दी जो आने वाली है, उसमें चाइना की आबादी और भी ज्यादा कम हो सकती है। और कई सारे एस्टिमेट है इसको लेकर। आबादी जो है वो चाइना की 767 मिलियन तक भी जा सकती है, ये मीडियम रहेगा। और अगर लो केस के अंदर अगर और भी ज्यादा चाइना की आबादी कम होती है तो इसके अकॉर्डिंग चाइना की आबादी 488 मिलियन तक भी जा सकती है। ये यूनाइटेड नेशन का डाटा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हाई एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो साल 2100 तक 1.1 बिलियन जो होगी वो चाइना की पॉपुलेशन होगी। लो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 488 मिलियन होगी, और मीडियम एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 767 मिलियन के आसपास रहने वाली है। किसी भी तरीके से ये डेमोग्राफिक बदलाव जो होगा वो चाइना के लिए आने वाले सालों में सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये चाइना को बिल्कुल बदल भी सकता है। जो चाइना वाले अभी सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट भी ये काम कर सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन में 7% से ज्यादा लोग 65 साल से या 65 ईयर से उनकी उम्र जब ऊपर हो जाती है तो उनकी कंट्री जो है वो लगातार एज होना शुरू हो जाती है, आबादी उनकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। चाइना ने ये माइलस्टोन 1998 में ही क्रॉस कर लिया था, और अब उनकी एल्डरली पॉपुलेशन 7% से बढ़कर लगभग 14% हो चुकी है। यानी कि चाइना अब एजिंग कंट्री की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है।
आने वाले सालों में चाइना की बूढ़ी पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जो प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को और भी ज्यादा इफेक्ट करने का काम करेगी। और इससे चाइना की इकोनॉमिक स्पीड और भी ज्यादा कम हो सकती है। जिनके पास यंग पॉपुलेशन होती है, जैसे कि जापान के पास थी कभी 1950s में, साउथ कोरिया के पास थी कभी 1960s के अंदर, वो कंट्रीज जो है वो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखती है। और जिन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो एजेड हो जाती है, उन कंट्रीज के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो पहले के मुकाबले कम हो जाती है। तो साथ में दोस्तों ये दो जो चार्ट है, एक जापान की पॉपुलेशन का चार्ट है, एक साउथ कोरिया की पॉपुलेशन का चार्ट है, ये दोनों दिखाते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा उनकी यंग पॉपुलेशन की वजह से कभी पीक पर पहुंची थी और उसके बाद वो लगातार जो थी वो डिक्लाइन होने लग गई। यानी कि पॉपुलेशन एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती है, और वो भी यंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की उम्र बढ़ने लग जाती है तो ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हो कि जीडीपी जो है वो, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो लगातार गिरने लग जाती है। और चाइना भी इसी से अफेक्टेड है। चाइना दुनिया की जो फैक्ट्री था दोस्तों वो इसलिए बना क्योंकि 1962 से लेकर 1990 तक चाइना की जो एवरेज पॉपुलेशन थी उसमें 23.4 मिलियन जो थे वो बच्चे पैदा हो रहे थे। लेकिन अब 2020 में ये नंबर जो है वो 11.8 मिलियन हो गया है, और आज इसे और भी ज्यादा कम होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। चाइना के डेमोग्राफिक क्राइसिस उन अलग अलग सोसाइटीज के जैसे ही है जो ऐसे क्राइसिस फेस कर रही हैं। 2023 में चाइना की मीडियन एज जापान की 1995 वाली एज के बराबर थी, और जर्मनी की साल 2000 वाली मीडियन एज के बराबर हो गई थी। और उनकी एल्डरली पॉपुलेशन जापान की 1996 वाली और जर्मनी की 1995 वाली एल्डरली पॉपुलेशन के बराबर हो गई थी। जो हुआ उसके बाद जापान की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, जर्मनी की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, वो भी अब अपने कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यंग पॉपुलेशन बची नहीं है वर्कफोर्स के अंदर। इसलिए हम कितनी भी बातें कर लें, ये सभी चीजें चाइना की इकोनॉमी को फ्यूचर के अंदर इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। असल में जब एल्डरली पॉपुलेशन 15% से ज्यादा हो जाती है तो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो अपनी जीडीपी की ग्रोथ के अंदर गिरावट जो है वो जरूर देखती हैं। दोस्तों इसके साथ एक नई सिचुएशन है जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। हाँ, इनोवेशन थोड़े वक्त तक चाइना को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसकी भी जो ग्रोथ रेट है वो भी और ज्यादा कह सकते हो कि इनोवेशन कितना कर लेगा चाइना। चाइना आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का काम कर रहा है, ताकि वो अपनी एजिंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके, या एजिंग पॉपुलेशन से होने वाले इकोनॉमी के घाटे को प्रोटेक्ट किया जा सके। पर दोस्तों एआई और रोबोटिक्स वैसे कंज्यूम नहीं करते हैं जैसे कि इंसान कंज्यूम करता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का इस्तेमाल करके चाइना अपनी फैक्ट्री चलाएगा तो वो एआई और रोबोट तो सिर्फ बिजली ही डिमांड करेंगे ना, पर जो इंसान है, जो असली लेबर है, उसको तो अपने जीवन को चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, वो घूमने जाता है, वो कपड़े पहनता है, वो जूते पहनता है, वो बाहर खाना खाने जाता है, वो अपना घर बनाता है, घर को डेकोरेट करता है, तो कितना ही तरीके का कंज्यूमरिज्म वो करता है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तो इतनी डिमांड इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ेगी। सब कुछ मिला के चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ के ऊपर खड़ा है। कई सालों तक वो दुनिया के लिए बिल्ड कर रहा था, अब उसे अपने लिए बिल्ड करना होगा, अब उसे अपनी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बिल्ड करना होगा। और साथ में दोस्तों प्रोड्यूसर से कंज्यूमर बनने का ये बदलाव क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट का बदलाव होने वाला है चाइना के लिए। सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी से ये सब कुछ नहीं होगा, इसके लिए चाइना के लोगों को काम करना, खर्च करना और जीने के तरीके को बदलना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बदलाव कोई एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, लेकिन अगर चाइना अपने लोगों को इसके लिए मोटिवेट करता रहेगा तो हो सकता है कि चाइना के अंदर हम एक सोसाइटल शिफ्ट आने वाले समय में देख सके। तो दोस्तों ये था चाइना के ऊपर हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।